हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद गरिमा त्रिपाठी। मैं आपके साथ गरिमा त्रिपाठी। गाइस, आज हम पढ़ने वाले हैं पास्ट टेंस के बारे में। पास्ट टेंस क्या होता है, इसके कितने प्रकार होते हैं और इसके बारे में हम लोग बहुत सारी जानकारी लेंगे। गाइस, उससे पहले मैंने प्रेजेंट टेंस की एक वीडियो बनाई है। अगर अभी तक आपने उसे नहीं देखी तो आप उसे देख सकते हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। और टेंस क्या होता है, इसके कितने प्रकार होते हैं, वर्ब्स की कुछ 30 फॉर्म्स की वीडियो मैंने बनाई है टेंस की। वो फर्स्ट पार्ट है, सेकंड पार्ट प्रेजेंट टेंस एंड थर्ड पार्ट मैं बना रही हूँ एंड फोर्थ पार्ट मैं बनाऊंगी। तो गाइज, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि मेरे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। एंड गाइज, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो वो मुझे कमेंट कर सकते हैं, और अगर आपको किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप वो भी मुझे कमेंट कर सकते हैं। ठीक है गाइज। एंड गाइज, अगर अभी तक आपने मेरे दोनों वीडियोस नहीं देखे हैं तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, आप प्लीज़ देखिए। और अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगता है तो प्लीज़ गाइज लाइक एंड शेयर। ओके गाइज, तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक पास्ट टेंस। गाइज, पास्ट टेंस क्या होता है पहले ये जान लेते हैं। ठीक है, तो गाइज मैंने अपने फर्स्ट वीडियो में बताया था पास्ट टेंस क्या होता है। पास्ट टेंस में जो कार्य होते हैं वो भूतकाल, मतलब वो बीते हुए समय में हो चुके होते हैं। ठीक है गाइज, तो आइए इससे रिलेटेड इसके पार्ट्स जान लेते हैं। तो गाइज, इसके 4 पार्ट्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं मैं बता देती हूँ गाइज। इसके होते हैं प्रेजेंट, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, और गाइज एक और होता है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है गाइज, तो आइए सबसे पहले जान लेते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस क्या होता है। तो गाइज मैं इसकी इंग्लिश डेफिनेशन बताती हूँ आपको। Past indefinite tense represents an action occurred in the past or a habit of the past and uses the past form of the verb. गाइज, इसका मतलब हुआ कि जो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है उसमें आपकी आदतें, रूटीन, ये सब चीज़ें बताई जाती हैं। और गाइज ये इसमें ये नहीं पता होता है कि काम शुरू हुआ है कि नहीं, पूर्ण हुआ है कि नहीं, ये हमें नहीं पता रहता है। ये अनिश्चित रहता है काल। इस काल को हम लोग कहते हैं सामान्य भूतकाल, लेकिन ये अनिश्चित रहता है कि उसमें कुछ पता नहीं रहता हम लोगों को। ठीक है गाइज, और इस टेंस में वर्ब जो यूज़ होता है वो पास्ट के अकॉर्डिंग यूज़ होता है। ठीक है गाइज, और इसमें हम लोग मतलब उसके जैसे हम लोग हैबिट हुआ, रूटीन हुआ, ये सब तो दर्शाता है। साथ ही साथ गाइज ये भी दर्शाता है कि वो काम पास्ट में हो रहा है। ठीक है गाइज, तो आइए इसकी हिंदी डेफिनेशन देख लेते हैं। इसकी हिंदी डेफिनेशन है पास्ट इंडेफिनिट टेंस की इस काल में सभी कर्ताओं के साथ क्रिया की द्वितीय अवस्था, सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब का प्रयोग होता है। इस काल से कार्य का भूतकाल में होने का बोध होता है। गाइज, जैसे मैंने आपको बताया कि वो पास्ट समय में हो रहा होता है। ठीक है गाइज, और ये कर्ताओं के साथ मतलब कि जो सब्जेक्ट होते हैं उसके साथ जो वर्ब यूज़ होती है वो वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है गाइज इसमें। ठीक है, आइए मैं आपको इसके एग्जांपल दिखा देती हूँ। गाइज, यहाँ पे लिखा हुआ है यू रोट अ ग्रीटिंग कार्ड। मतलब गाइज कि फर्स्ट फॉर्म होती है राइट, सेकंड फॉर्म होती है रोट एंड। तो गाइज इसीलिए देखिए आप यहाँ देख सकते हैं इसकी सेकंड फॉर्म यूज़ हुई है किसके साथ, सब्जेक्ट के साथ। ठीक है गाइज, तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है यू रोट अ ग्रीटिंग कार्ड। ठीक है, जैसे यहाँ लिखा हुआ है यू वेंट टू प्रैंक, सॉरी गाइज, यू वेंट टू, हाँ गाइज इसका लिखा हुआ है कि यू वेंट टू प्रैंक। मतलब गाइज यहाँ पे आप देख सकते हो कि वेंट लिखा हुआ है, सॉरी गाइज, सॉरी यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक हो गई गाइज। यहाँ पे प्रैंक नहीं पार्क लिखा हुआ है। यहाँ पे थोड़ा सा धुंधला हो गया गाइज, बट मैं आपको अब जूम करके दिखाई हूँ। शी वेंट टू पार्क। ओके गाइज, यहाँ पे आप देख सकते हो गो फर्स्ट फॉर्म होती है, सेकंड फॉर्म होती है वेंट। तो गाइज यहाँ देख सकते हो आप वेंट का यूज़ हुआ है। ठीक है गाइज, तो इसी तरह जो सेंटेंस होते हैं इसकी ये रूल होती है, और इसके रूल और भी होते हैं गाइज, मैं आपको वो आगे बताऊँगी। नेक्स्ट आते हैं हम लोग पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस पे। आइए देख लेते हैं गाइज पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस क्या होता है। The past continuous tense describes action or events in a time before now which began in the past and were still going on when another event occurred. मतलब गाइज की जो पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस होता है वो उसमें बीते हुए समय में कार्य हो रहा होता है। ठीक है गाइज, ये इसको दर्शाता है कि बीते हुए समय में कार्य हो रहा होता है इसमें। ओके गाइज, और जब तक अगला कोई कार्य ना हो तब तक ये काम पास्ट में हो रहा होता है। ठीक है गाइज, आइए इसकी हिंदी डेफिनेशन देख लेते हैं। द पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस इस काल में वॉज वेयर के साथ क्रिया की पहली अवस्था, यानी क्रिया की पहली अवस्था प्लस आईएनजी, यानी गाइज फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी का प्रयोग होता है। गाइज, ये जो वॉज वेयर है ये इसकी हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है गाइज, मैं आपको बता दूं। और गाइज इसमें हम लोगों का यूज़ हुआ था कर्ता के साथ, इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं यूज़ हुई थी, और कंटिन्यूअस टेंस में हेल्पिंग वर्ब यूज़ होगी। कौन सी, वॉज एंड वेयर। ओके गाइज, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है का प्रयोग होता है इस काल में के कार्य, इस काल से कार्य भूतकाल में हो रहा था का बोध होता है। मतलब वो कार्य भूतकाल में हो रहा था इसका बोध होता है। ठीक है, कंटिन्यूली हो रहा था। ठीक है, आइए इसका मैं आपको एक एग्जाम्पल दे देती हूँ।
यू वेयर राइटिंग अ ग्रीटिंग कार्ड। गाइज यहाँ देख सकते हैं ये राइट हम लोग का फर्स्ट फॉर्म है एंड उसमें आईएनजी जोड़ दिया गया है, तो ये आईएनजी फॉर्म में लिखा है राइटिंग। ओके गाइज, तो इस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में आईएनजी फॉर्म यूज़ होती है। ठीक है, मतलब कि आप ग्रीटिंग कार्ड बना रहे थे। ठीक है, अब आइए हम आगे बढ़ते हैं। तो हमारे नेक्स्ट है पास्ट परफेक्ट टेंस। आइए गाइज देख लेते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस क्या होता है। तो गाइज पास्ट परफेक्ट टेंस की डेफिनेशन होती है द पास्ट परफेक्ट टेंस शोज एन एक्शन कंप्लीटेड एट सम पॉइंट इन द पास्ट बिफोर अनदर एक्शन बिगेन। मतलब कि कोई अदर काम होने से पहले ये इसमें दर्शाता है कि वो काम परफेक्टली कंप्लीट हो गया है, किसमें, पास्ट टेंस में। ठीक है, कोई और काम होने से पहले वो पास्ट टेंस में वो जो कार्य हो रहा था वो कंप्लीट हो गया, ये इस चीज़ को दर्शाता है। ठीक है गाइज, आइए इसकी हिंदी डेफिनेशन देख लेते हैं। इस काल में सभी कर्ताओं के साथ हेड इसका क्या है गाइज, हेल्पिंग वर्ब है, तथा क्रिया की तीसरी अवस्था गाइज में थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज़ होता है। ठीक है गाइज, का प्रयोग होता है, तथा इस काल से कार्य भूत काल में हो चुका था का बोध होता है। ठीक है गाइज, जैसा मैंने आपको बताया कि वो परफेक्टली भूतकाल में कंप्लीट हो चुका था। ओके गाइज, आइए से एक एग्जांपल देख लेते हैं। यू हैड राइटन अ ग्रीटिंग कार्ड। गाइज देखिए फर्स्ट फॉर्म होता है राइट, रोट एंड राइटन एंड आईएनजी फॉर्म राइटिंग। ठीक है गाइज, तो आप देख सकते हैं यहाँ लिखा हुआ है थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। ठीक है गाइज, यानी कि आप ग्रीटिंग कार्ड बना चुके थे। ठीक, तो गाइज आइए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है गाइज, अब हम लोग देख लेते हैं पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस क्या होता है। तो गाइज द पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस इज यूज टू रिपोर्ट्स एन एक्शन और इवेंट दैट अकॉर्डेड बिफोर a created point in the past, the effects of which are still visible when we refer to past। guys इसका मतलब होता है कि जो कार्य हो रहा है वो अतीत यानी कि बीते हुए समय में हो चुका है, मतलब हो रहा है, बीते हुए समय में हो रहा है। और मतलब इसमें ये पता चलता है कि आपका जो काम है वो कब से स्टार्ट हुआ है और मतलब कि पास्ट टेंस में कब से स्टार्ट हुआ है और कितना हुआ है, इस टेंस में हमें इसका पता चलता है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। ठीक है गाइस, जिसे हम लोग बोलते हैं पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, इसमें ये पता चलता है कि हाँ वो काम पास्ट में हो रहा है, यानी कि वो कब से स्टार्ट हुआ है ये भी हमें पता चलता है इस टेंस में, और कब तक होगा ये हमें नहीं पता रहता है। ठीक है गाइस, तो आइए इसकी हिंदी डेफिनेशन देख लेते हैं। इस काल में हैड बीन इसकी हेल्पिंग वर्ब है गाइस। ठीक है, के साथ क्रिया की पहली अवस्था प्लस आईएनजी। गाइस परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस और कॉन्टिन्यूअस किसी भी में हो, चाहे फ्यूचर में हो, चाहे प्रेजेंट में हो, चाहे पास्ट में हो, गाइस उसमें आईएनजी का प्रयोग होता है। ठीक है गाइस, यानी कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी का प्रयोग होता है, तथा फिर सिंस फॉर का प्रयोग होता है। गाइस सिंस फॉर क्या होता है, कहाँ लगाया जाता है, मैं आपको भी बताऊंगी। इस काल से कार्य कुछ समय से भूतकाल में हो रहा होता है, यानी कुछ समय पहले से भूतकाल में हो रहा होता है, मतलब कब से स्टार्ट होता है ये हमें इसमें बताया जाता है। ठीक है गाइस, जैसे मैंने आपको बताया हो रहा होता है का बोध होता है। ठीक है गाइस, हो रहा है उसका बोध होता है हमें। ठीक है, मतलब बताता है। और सिंस फॉर गाइस कहाँ लगता है मैं आपको बताती हूँ। मैं पिछले वीडियो में मैंने बताया था सिंस फॉर, क्योंकि प्रेजेंट टेंस में भी यूज़ हुआ था। गाइस परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में सिंस फॉर यूज़ होता है। सिंस उनके लिए लगाया जाता है जो एक निश्चित, मतलब जो जिनका टाइम निश्चित है, जैसे कि वह लड़की 11 बजे ऑफिस जाएगी, तो गाइस 11 बजे वो एक कन्फर्म टाइम है, तो हम लोग लिख देंगे सिंस 11 AM या फिर 11 PM। ठीक है गाइज, और अगर हम लोगों बोले कि अरे वो तो 2 दिन पहले आया है, तो कौन से 2 दिन हमें ये पता है, जी नहीं पता है, तो हम लोग वहाँ पे फॉर लगाएंगे। ठीक है गाइज, तो फॉर 2 days। ओके गाइज, तो इसका प्रयोग ऐसे किया जाता है, जैसे यहाँ पे गाइज देख सकते हैं आप, एक एग्जाम्पल है, यू हैड बीन राइटिंग अ लेटर फॉर एन आवर, मतलब इसमें पता नहीं कि कितने आवर से कर रहे थे, तो इसलिए यहाँ पे फॉर लगाए। ठीक है गाइज, आइए आगे हम लोग पढ़ते हैं। तो गाइज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पास्ट इंडेफिनिट टेंस, यानी कि सामान्य भूतकाल। अब हम लोग पढ़ेंगे इसका फॉर्मूला कैसे बनता है और ये कैसे काम करता है। ठीक है गाइज, तो इसमें पास्ट इंडेफिनिट टेंस में तीन इसके पार्ट्स होते हैं। कौन कौन से, अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस। यानी कि अफर्मेटिव का मतलब होता है साधारण वाक्य, नेगेटिव का मतलब होता है नकारात्मक वाक्य जिनमें नहीं लगा होता है, और इंट्रोगेटिव का मतलब होता है प्रश्नवाचक वाक्य जिसमें कोई प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है गाइज, तो यहाँ पे दिया हुआ है कुछ एग्जाम्पल्स, ये हम पढ़ेंगे। उसके पहले मैं आपको बता दूं इसकी पहचान और अनुवाद के नियम। अनुवाद के नियम गाइज, यानी रूल ऑफ द पास्ट इंडेफिनिट टेंस फॉर अफर्मेटिव सेंटेंस। ओके गाइज, तो मैं आपको बता दूं पहचान इसकी होती है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के वाक्यों के अंत में, हिंदी वाक्यों के अंत में गाइज ये ध्यान रखिएगा, ता था, ती थी, ते थे, आ, ए, थी आदि शब्द आते हैं इस काल
में कार्य भूतकाल में होता है। गाइज यहाँ पे कार्य कट हो गया बट वहाँ लिखा है कार्य, इस काल में कार्य भूतकाल में होता है। ठीक है गाइज, ये अगर कहीं भी लास्ट में ऐसे वर्ड आए, जैसे गाइज यहाँ पे हमारा कुछ एग्जांपल दिया हुआ आप देख सकते हो। यहाँ पे दिया हुआ है या, देखिए लाइस में दिया हुआ आ, या, गया, जीता, लिखा। ठीक है गाइज, तो ये सारे वर्ड्स हम लोगों के आए हैं, मतलब गया मतलब पास्ट टेंस में हो गया, आपके साउंड से पहचान सकते हो इसके। ठीक है गाइज, और ये काम हमेशा पास्ट टेंस में हो रहा होता है क्योंकि ये पास्ट लगा हुआ है, तो यानी ये भूतकाल में हो रहा होता है। ठीक है गाइज, आइए अनुवाद के नियम देख लेते हैं। पास्ट इंडेफिनिट टेंस के हिंदी वाक्यों के अंत में प्रयुक्त था, थी, थे आदि शब्दों को अंग्रेजी का अनुवाद करते समय वॉज, वेयर का प्रयोग नहीं करते हैं। ठीक है गाइज, था, थी में हम लोग अक्सर सेंटेंसेस में वॉज, वेयर का प्रयोग करते हैं, लेकिन पास्ट इंडेफिनिट टेंस में अगर था है, थी है, थे है तो वॉज, वेयर का प्रयोग नहीं करते हैं। ठीक है गाइज, और मैं आपको बता दूं कि क्यों नहीं करते हैं गाइस, क्योंकि ये इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये पास्ट टेंस में की हेल्पिंग वर्ब होती है पास्ट टेंस की। ठीक है, तो इसलिए इसमें था, थी में यूज़ नहीं करते हैं इसको। ठीक है गाइस, अब यूज़ कहाँ करते हैं मैं ये आपको आगे बताऊँगी। जिन हिंदी वाक्यों के अंत में सका, सकी, सके शब्द हो तो उनका अनुवाद करते समय कुल्ड प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का प्रयोग करते हैं। ठीक है गाइज, मतलब अगर कहीं सका, सकी, सके है तो वहाँ पे कुल्ड लगाएंगे, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब लगाएंगे। ठीक है गाइज, आइए इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं, यानी कि इसका पहले हम लोग फॉर्मूला देख लेते हैं। तो गाइज इसका फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। इसमें सेकेंड फॉर्म यूज़ होती है वर्ब की, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है गाइज, और ऑब्जेक्ट, उसके बाद ऑब्जेक्ट यूज़ होता है। ठीक है गाइज, तो आइए हम लोग इसके कुछ स्ट्रक्चर्स देख लेते हैं। तो गाइज जैसे यहाँ एग्जांपल दिया हुआ है, मैं उसे अंग्रेजी पढ़ाई, मैंने उसे अंग्रेजी पढ़ाई। तो गाइज अब इसमें हम लोगों को देखना है सबसे पहले क्या है यहाँ पे रूल क्या है, सब्जेक्ट। फर्स्ट क्या लेना है हम लोग को, सब्जेक्ट। तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है गाइज, मैंने, और मैंने की इंग्लिश हम लोग क्या लिख लेंगे, आई। ओके गाइज, आई। और यहाँ पे सेकेंड फॉर्म यूज़ करना है हम लोगों को। तो टीच की सेकेंड फॉर्म क्या होती है गाइज, टीच की सेकेंड फॉर्म टॉट। ठीक है गाइज, तो टॉट होती है इसकी सेकेंड फॉर्म, तो टीच, टॉट। ठीक है गाइज, तो आइए मैं इसका आपको अनुवाद करना सिखाती हूँ। तो आई टॉट हिम। ठीक है गाइज, पढ़ाई। तो गाइज अगर यहाँ हमें ये नहीं पता कि लड़का है कि लड़की, ठीक है, उससे यहाँ लिखा है तो उसे हम लोग लड़की के लिए भी यूज़ करते हैं, लड़की के लिए भी। तो गाइज यहाँ पे अगर लड़की का होता तो हिम लगाते, सॉरी लड़के का होता तो हिम लगाते, लड़की का होता तो हर लगाते, लेकिन गाइज हम लोग यहाँ हिम लगाते हैं। ठीक है गाइज, क्योंकि हमें नहीं पता है। तो आई टॉट हिम क्या पढ़ाते हैं, इंग्लिश, तो इंग्लिश। ठीक है गाइज, आइए नेक्स्ट हमारा है सुधा देहरादून से आई। तो गाइज यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट क्या है, सुधा। ठीक है गाइज, तो पहले हम लोग लिख लेंगे सुधा, फिर सेकेंड फॉर्म। तो गाइज सेकेंड फॉर्म क्या होती है, कम की, केम। ठीक है गाइज, तो सेकेंड फॉर्म हम लोग लिख लेंगे केम। सीधा सुधा केम फ्रॉम, गाइज उसके बाद से हम लोग लिखेंगे फ्रॉम देहरादून। ठीक है गाइज, तो इसका बन गया हम लोग का सुधा केम फ्रॉम देहरादून। ओके गाइज, आइए हम लोग और देख लेते हैं। गाइज आपको करना है तो आप ये सब थर्ड फोर्थ ये सब आप खुद से ट्रांसलेट करने की कोशिश करिएगा। ओके गाइज, तो आइए हम लोग दो ठो देख लेते हैं और हिंदी वाक्य। तो शी लर्नड हर लेसन, उस मतलब शी का हो गया उसने, और लर्न सी और फिर हर। ठीक है, तो पहले हम लोग सी ले लेंगे यहाँ पे सब्जेक्ट। ठीक है गाइज, फिर यहाँ पे हम लोग हर लेंगे क्योंकि ट्रांसलेट करते समय हिंदी टू इंग्लिश, सॉरी इंग्लिश टू हिंदी, तो यहाँ पे हम लोग लाइन वाइज रखेंगे। तो उसने, फिर हर लेसन है तो अपना। ठीक है गाइज, अपना लेसन को हम लोग सबक भी कहते हैं, पाठ भी कहते हैं, तो हम लोग यहाँ सबक ले लेते हैं। ठीक है, उसने अपना सबक, लर्न मतलब सीखा। ठीक है गाइज, उसने अपना सबक सीखा। ओके गाइज, आइए नेक्स्ट हम लोगों का वी हेल्प्ड हिम। वी का हो जाएगा हमने, हिम का हो जाएगा उसने। पहले हम लोग यहाँ पे रखते हैं गाइज सब्जेक्ट, फिर हिम क्या है हम लोगों का, उसकी, हमने उसकी। ठीक है, तो गाइज जिसकी मदद की उसको रखेंगे, फिर हमने उसकी मदद की। ओके गाइज, आइए अब इसका नेगेटिव सेंटेंस देख लेते हैं। तो गाइज इसके नेगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, नॉट लगा रहता है। ठीक है गाइज, तो आइए देख लेते हैं। तो गाइज यहाँ पे इसके अनुवाद के नियम है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में नेगेटिव वाक्यों का अंग्रेजी अनुवाद करते समय डिड नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का प्रयोग किया जाता है। यदि नेगेटिव सेंटेंस के हिंदी वाक्यों में कभी नहीं शब्द आए हो तो अंग्रेजी अनुवाद करते समय नेवर प्लस सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब का प्रयोग करते हैं। गाइज ये ध्यान रखेगा, डिड नॉट के साथ हम लोग फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं और नेवर के साथ हम लोग क्या यूज़ करते हैं, सेकेंड फॉर्म। और नेवर कब यूज़ होता है, जहाँ कभी नहीं लिखा हो। ठीक है गाइज,
और जो हमारा नेगेटिव सेंटेंस होता है गाइज, ये याद रखिएगा, जो मैंने आपको बताया था, थी, था, थी, थे, ते, थे, वो सब नेगेटिव में, इंट्रोगेटिव में, सब में यही काम देगा, केवल पास्ट इंडेफिनिट में। ठीक है गाइज, आइए तो मैं आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पे गाइज देख सकते हैं आप, यहाँ पे भी है किया, सॉरी गाइज 1 मिनट, हाँ, किया, ले, आया, गया। ठीक है गाइज, तो आप देख सकते हो यहाँ भी या है, तो यहाँ पे ठीक है गाइज, तो यानी ये पास्ट में है। आइए नेक्स्ट सेकंड देख लेते हैं। सका, सकी, सके जैसे अंतिम शब्दों वाले निगेटिव वाक्यों की अंग्रेजी अनुवाद करते समय कुल्ड नॉट। हम लोग सका, सके, सके के लिए अफर्मेटिव में क्या लिए थे, सिर्फ कुल्ड लिए थे, और नेगेटिव में क्या लेंगे, कुल्ड प्लस नॉट भी लेंगे हम लोग। ठीक है गाइज, तो कुल्ड नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, इसमें फर्स्ट फॉर्म यूज़ होगी। जहाँ नेवर रहेगा गाइज, सिर्फ उसी में सेकेंड फॉर्म यूज़ होगी, किसमें, पास्ट इंडेफिनिट के नेगेटिव में। ठीक है गाइज, तो आपको ये याद रखना है। तो गाइज इसका बाकी प्रारूप देख लेते हैं। तो गाइज जहाँ पे नहीं लिखा होगा उसका क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। जहाँ कभी नहीं लिखा होगा उसका क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस नेवर प्लस सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। बस यहाँ पे नेवर और सेकंड फॉर्म चेंज होगा, बाकी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट वही रहेगा। ठीक है गाइस, प्लस ऑब्जेक्ट। ओके गाइस, आइए इसकी कुछ एक्सरसाइज देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे है, मैं रात्रि में नहीं गया, मैं रात्रि में नहीं गया। तो गाइज यहाँ पे सबसे पहले हम लोग का क्या लेना है, सब्जेक्ट। नहीं लगा है तो हम लोग कौन सा रूल अपनाएंगे, नहीं वाला, डिड नॉट वाला। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या लेंगे, सब्जेक्ट। तो मैं की इंग्लिश क्या हो जाएगी, यहाँ पे मैं की इंग्लिश हो जाएगी आई, फिर नहीं, फिर क्या हम लोग को क्या लेना है, डिड नॉट लगाएंगे, तो नहीं का हो जाएगा डिड नॉट। ठीक है गाइज, डिड नॉट यहाँ पे इसकी हेल्पिंग वर्ब है डिड, ठीक है, उसके साथ नॉट ऐड किया गया है, नॉट। फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, वर्ब इसमें क्या है, क्या क्रिया हो रहा है, नहीं, जानने की क्रिया हो रहा है, तो जानने का क्या हो जाएगा, फर्स्ट फॉर्म यूज़ करना है, तो गो। आई डिड नॉट गो, ऑब्जेक्ट अब ले लेते हैं, ऑब्जेक्ट क्या बचा, रात्रि में, एट नाइट, आई डिड नॉट गो एट नाइट। ओके गाइज, आइए नेक्स्ट देख लेते हैं। अब देखिए गाइज, इसमें लिखा है उसने कभी झूठ नहीं बोला। अब यहाँ पे गाइज देख सकते हो कभी आया है, तो हम लोग को कौन सा यूज़ करेंगे, नेवर वाला फॉर्म यूज़ करेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या लेंगे, सब्जेक्ट, तो इसमें सब्जेक्ट क्या है, उसने। तो ठीक है गाइज, तो इसमें ले लेंगे उसने, तो उसने का इंग्लिश क्या हो जाएगा गाइज, यहाँ पे उसने का इंग्लिश हो जाएगा ही। ठीक है गाइज, ही। और हाँ, कभी का इंग्लिश क्या हो जाएगा, नेवर। ही नेवर लाइड, यहाँ पे सेकंड फॉर्म यूज होगा गाइज, तो उसने कभी झूठ नहीं बोला, तो ही नेवर, कभी नहीं का हो गया नेवर, और झूठ बोला तो लाइड, उसने कभी झूठ नहीं बोला, ही नेवर लाइड। ओके गाइज, आइए कुछ हम लोग इसकी हिंदी अनुवाद देख लेते हैं। यू डिड नॉट बीट हिम, यू का हो जाएगा तुमने, और डिड नॉट हिम का हो जाएगा उसने, तुमने उसे। ठीक है, तुमने उसे, डिड नॉट का हो जाएगा नहीं, बीट का मतलब होता है पीटना या मारना, तो तुमने उसे नहीं पीटा या मारा। ठीक है गाइस, नेक्स्ट है ही डिड नॉट गो टू बेंगलोर। ठीक है, तो ही का हो जाएगा वह, और फिर हम लोग ले लेंगे यहाँ पे बेंगलोर, वह बेंगलोर, डिड नॉट का हो जाएगा नहीं गया। ओके गाइस, ही डिड नॉट गो टू बेंगलोर। एक और देख लेते गाइस, इसमें एक है आई नेवर टोल्ड द ट्रुथ, आई नेवर टोल्ड द ट्रुथ, मैं कभी सच नहीं बोलता। ठीक है गाइज, तो ये हो गया हम लोगों का। तो गाइज इसमें आप ये भी बोल सकते हो कि मैंने कभी सच नहीं बोला, या फिर मैं कभी सच नहीं बोलता। ठीक है गाइज, आइए हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस गाइज, इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक वाक्य। तो आइए देख लेते हैं प्रश्नवाचक वाक्य क्या है। तो इसके अनुवाद का नियम होगा, यदि प्रश्नवाचक वाक्य नेगेटिव हो तो, ठीक है गाइज, यानी नकारात्मक हो तो नॉट को कर्ता के बाद लगाते हैं, यानी कि जो सब्जेक्ट होता है उसके बाद नॉट लगता है। ठीक है गाइज, अगर नेगेटिव सेंटेंस में हो तो पूर्ण विराम के स्थान पर प्रश्न सूचक का यूज़ होता है। अगर गाइस कहीं भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो, चाहे वो पास्ट में हो, प्रेजेंट में हो, या फिर फ्यूचर में हो, वहाँ पे कहीं भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लास्ट में क्वेश्चन मार्क का यूज़ होता है। ठीक है गाइस, मैंने आपको टेंस के फर्स्ट पार्ट में बताया है कि एक्सक्लेमेशन मार्क, सॉरी सेंटेंस, एक मेरा वीडियो उसमें मैंने बताया है कि एक्सक्लेमेशन मार्क कहाँ, क्वेश्चन मार्क कहाँ, और पूर्ण विराम कहाँ। ठीक है गाइज, तो मैं आप अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं उसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, आप देख सकते हैं। ठीक है गाइज, तो नेक्स्ट हम लोगों का है वाक्य का प्रारूप, यानी कि जो हम लोग वाक्य को ट्रांसलेट करते हैं उसको कैसे करें, उसका रूल। ठीक है, तो वो कैसे बनता है देख लीजिए। इसमें यदि वाक्य के प्रारंभ में क्या है, तो मतलब अगर कोई भी वर्ड क्या से, क्या तुम वहाँ गए, क्या तुमने ये काम किया, अगर इससे स्टार्ट है तो उसके लिए कौन सा रूल है,
डिड प्लस सब्जेक्ट वाला, यानी पहले हम लोग की हेल्पिंग वर्ब आएगी, फिर कर्ता आएगा यानी कि सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब आएगी, वर्ब की कौन सी फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म, फिर बचा हुआ जो है ऑब्जेक्ट आएगा, फिर क्वेश्चन मार्क आएगा। यानी गाइज अगर हम लोगों के कहीं क्या से प्रश्न स्टार्ट होता है तो वहाँ पे पहले हेल्पिंग वर्ब यूज़ होती है, ठीक है। और अगर कहीं भी प्रश्न सूचक शब्द यानी कि कहाँ, क्या, कब, अगर कहीं भी किसी सेंटेंस के बीच में आता है तब वहाँ पे पहले उसकी इंग्लिश निकालेंगे, यानी क्वेश्चन वर्ड उसको बोलते हैं, या फिर आप बोल सकते हो WH टाइप क्वेश्चन, ये भी बोलते हैं। तो उसको पहले हम लोग क्वेश्चन वर्ड पहले उसकी इंग्लिश निकालेंगे, फिर यहाँ पे हम लोग लेंगे हेल्पिंग वर्ब यानी डिड, सब्जेक्ट, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। देखिए गाइज सब कुछ सेम है, बस आगे क्वेश्चन वर्ड लिखा गया है, मतलब पहले हम लोग उसकी इंग्लिश निकाल लेंगे। आइए इसकी कुछ एक्सरसाइज हम लोग देख लेते हैं। तो गाइज यहाँ पे पहला दिया हुआ है, संध्या ने मुझे कहाँ देखा, ठीक है गाइज। तो इसमें हम लोग पहले आप देख सकते हो गाइज यहाँ पे कौन सा रूल यूज़ होगा, तो गाइज यहाँ रूल यूज़ होगा क्वेश्चन वर्ड वाला, क्योंकि गाइज यहाँ पे आप देख सकते हो क्वेश्चन वर्ड बीच में आया है कहाँ, ठीक है गाइज, तो यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड वाले यूज़ होगा। तो पहले हम लोग क्या लेंगे, कहाँ, तो कहाँ की इंग्लिश हो जाएगी वेयर, फिर हम लोग लेंगे हेल्पिंग वर्ब यानी डिड, तो वेयर डिड, फिर सब्जेक्ट लेंगे, तो सब्जेक्ट क्या है, संध्या, वेयर डिड संध्या। फिर उसके बाद से नेक्स्ट हम लोग क्या लेंगे गाइज, अब हम लोग लेंगे फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो क्या काम हो रहा है, देखने का काम हो रहा है, तो देखने का फर्स्ट फॉर्म क्या होता है, सी, ठीक है गाइज। तो वेयर डिड संध्या सी, और फिर किसको सीन करिए, मुझे, तो मी हो जाएगा यहाँ पे मुझे की इंग्लिश, तो वेयर डिड संध्या सी मी, ठीक है गाइज। अब यहाँ पे एक और एग्जांपल दिया हुआ है, जैसे अर्जुन अपने घर क्यों गई, तो गाइज ये भी WH टाइप क्वेश्चन वाला है। मैं आपको एक और बता देती हूँ जो कि क्या से स्टार्ट है। तो गाइज यहाँ पे देख सकते हो लिखा हुआ है, क्या नौकर ने पौधों में पानी नहीं दिया, तो गाइज यहाँ निगेटिव सेंटेंस भी है ये साथ साथ, और ये हम लोगों का क्या है, वो है क्या बोलते हैं, कौन सा रूल होगा यहाँ पे यूज़, डिड वाला, क्योंकि पहले हेल्पिंग वर्ब यूज़ होगी। क्या कि यहाँ पे हम लोग क्या लगाएंगे, क्या क्या हम लोग कभी भी वाई नहीं लगाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन में है ये गाइस, क्योंकि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है पास्ट टेंस का, तो यहाँ पे क्या का इंग्लिश वाई या फिर क्यों हो जाएगा वाई, तो मतलब क्या का इंग्लिश वॉट, सॉरी वॉट, वाई ये नहीं लगेगा, क्यों क्या अगर रहेगा तो वॉट वाई नहीं लगेगा गाइस, वहाँ पे हेल्पिंग वर्ब यूज़ होगा, डू डज, ठीक है गाइस। तो यहाँ पे डू, ठीक है गाइस, तो यहाँ पे डिड है, सॉरी गाइस डिड, तो डिड यहाँ पे यूज़ करेंगे, तो क्या की इंग्लिश हो जाएगी, डिड, तो डिड। नेक्स्ट क्या हम लोग यूज़ करेंगे गाइस यहाँ पे, नेक्स्ट द, डिड यहाँ पे क्या, कौन, नौकर, नौकर को हम लोग बोलते हैं सर्वेंट, डिड द सर्वेंट, फिर क्या है गाइस आगे, क्या काम करना है, वाटर यानी पानी का, तो पानी क्या है हमारा, तो पानी हम लोग का इंग्लिश हो जाएगा वाटर, ठीक है गाइस। तो डिड द सर्वेंट, तो उसके पहले हम लोग नॉट लगा लेंगे, क्योंकि यहाँ पे लिखा है नहीं दिया, तो नॉट वाटर द प्लांट्स, पौधे का हम लोग ले लेंगे द प्लांट्स, तो डिड द सर्वेंट नॉट वाटर द प्लांट्स, ओके गाइस। आइए नेक्स्ट देख लेते हैं, डिड नेहा नॉट राइट अ लेटर, तो डिड लगा है, तो डिड की इंग्लिश क्या हो जाएगी, क्या नेहा ने पत्र नहीं लिखा, ठीक है गाइस। आइए एक और देख लेते हैं, हु डिड नॉट लर्न द लेसन, हु का क्या हो जाएगा, किसने, ठीक है गाइस। तो किसने पहले है, यानी कि ये हम लोगों का क्वेश्चन वर्ड है पहला, और यहाँ पे डिड था, तो यानी ये क्या वाला था, ये हम लोगों का क्वेश्चन वर्ड बीच में आएगा। तो पहले हम लोग क्या ले लेंगे, पहले हम लोग ले लेंगे लेसन, तो पाठ किसने नहीं याद किया, ठीक है गाइस, पाठ किसने नहीं याद किया। अब गाइज अब हम लोग आ गए हैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस पे, यानी कि अपूर्ण भूतकाल, मतलब इसमें ये तो पता रहता है कि हाँ स्टार्ट हो गया काम, लेकिन ये नहीं पता रहता कि वो कंप्लीट हुआ है कि नहीं, तो यानी अपूर्ण रहता है, तो अपूर्ण भूतकाल इसे बोलते हैं, ठीक है गाइज। आइए इसकी कुछ हम लोग स्ट्रक्चर पहचान देख लेते हैं पहले। तो गाइज इसकी पहचान क्या होती है, इसकी पहचान है पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आते हैं। गाइज ये अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव तीनों में यही आते हैं, रहा था, रही थी। गाइज यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे है रही थी, रहा था, रहे थे, रहा था, ठीक है गाइज। तो लास्ट में आया ना ये वर्ड, ठीक है। तो नेक्स्ट सेकंड है, इनमें यह ज्ञात होता है कि कार्य भूतकाल में हो रहा है तथा इसमें समय नहीं दिया होता है, मतलब कि इसमें ये नहीं दिया रहता है कि हाँ वो काम कब से स्टार्ट हुआ है, लेकिन इसमें ये दिया रहता है कि हाँ वो काम हो रहा है, वो किस में हो रहा है, भूतकाल में हो रहा है, ठीक है, मतलब भूतकाल से स्टार्ट हुआ है और हो रहा है। समय नहीं दिया रहता है कि कब से स्टार्ट हुआ है, बस इतना पता रहता है कि हाँ पिछले कुछ समय से स्टार्ट हुआ है। तो आइए इसके अनुवाद के नियम देख लेते हैं। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के वाक्यों का अंग्रेजी अनुवाद करते समय वॉज या वेयर, वॉज वेयर क्या होगा गाइज, यहाँ पे वॉज वेयर हम लोगों का है हेल्पिंग वर्ब को कर्ता के अनुसार
लगाते हैं, ठीक है गाइस। तथा उसके बाद क्रिया की फर्स्ट अवस्था यानी प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का प्रयोग करते हैं, ठीक है गाइस। पिछले अध्ययन के अनुसार वॉज या वेयर का प्रयोगकर्ता के अनुसार करना है। अब गाइज यहाँ पे देखो वॉज वेयर, तो गाइज अब आप सोचोगे वॉज किसके साथ, वेयर किसके साथ, तो गाइज मैं आपको बता दूं कि वॉज किसके साथ और वेयर किसके साथ। तो गाइज वेयर लगता है प्लूरल्स के साथ और वॉज लगता है सिंगुलर्स के साथ, ठीक है गाइज। तो जहाँ सिंगुलर हो सब्जेक्ट जहाँ सिंगुलर हो वहाँ पे वॉज लगता है और जहाँ सब्जेक्ट प्लूरल हो वहाँ पे वेयर लगता है, ठीक है गाइज। जैसे यहाँ दिया हुआ है वे क्रिकेट खेलते हैं, तो दे क्या हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा, दे वेर प्लेइंग क्रिकेट, ओके गाइज। नेक्स्ट है सिपाही चोर के पीछे दौड़ रहे थे। गाइज तो सिपाही जो है वो एक तो होंगे नहीं, बहुत सारे होंगे, तो द पुलिस वेयर रनिंग आफ्टर द थिफ मतलब होता है गाइज चोर, ठीक है गाइज। अब हम लोग आ जाते हैं नेक्स्ट, तो नेक्स्ट हम लोग का है, हाँ जैसे गाइज यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे लिखा हुआ है। अब गाइज आप बोलोगे कि इसमें तो हम लोगों ने आईएनजी यूज़ नहीं किया। गाइज आप देख सकते हो यहाँ पे प्ले को आईएनजी लगाया, रन के बाद आईएनजी लगाया। अब यहाँ पे जैसे एक और मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, 10 वाला देखिए, वह जा रही थी, तो यहाँ पे रही थी है तो यानी कि लड़की होगी, तो शी और ये सिंगुलर है तो सिंगुलर के क्या, वॉज, शी वॉज, गो का हो जाएगा गोइंग, शी वॉज गोइंग, ओके गाइज। आइए हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट, निम्नलिखित वाक्यों का हिंदी में अनुवाद करिए। तो गाइज फर्स्ट है यहाँ पे शी वॉज स्लीपिंग, ही वॉज स्लीपिंग, सॉरी गाइज, वह सो रहा था, ठीक है गाइज। वी वेयर सिटिंग देयर, हम वहीं बैठे थे, वी का हो जाएगा हम, वेयर सिटिंग देयर का हो जाएगा वहीं बैठे थे, ठीक है गाइज। हम लोग आ जाते हैं अब नेगेटिव सेंटेंस में। नेगेटिव सेंटेंस का क्या मतलब होता है गाइज, नकारात्मक वाक्य। तो अब नकारात्मक वाक्य देख लेते हैं। तो गाइज नकारात्मक वाक्य का अनुवाद के नियम होता है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के नेगेटिव यानी नकारात्मक वाक्यों का अंग्रेजी अनुवाद करते समय वॉज वेयर के साथ आईएनजी लगा होता है, सॉरी गाइज, आईएनजी लगी हुई क्रिया की प्रथम अवस्था यानी फर्स्ट फॉर्म के पूर्ण अर्थात दोनों के बीच, यानी कि जो फर्स्ट फॉर्म होती है उसके और आईएनजी के बीच नॉट लगा होता है। अब गाइज ये कैसे है, तो मैं आपको ये दिखा दूं, जो हेल्पिंग वर्ब होती है वॉज वेयर, उसके और फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब और आईएनजी जो उसमें लगा होता है उसके बीच, हेल्पिंग वर्ब और फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यानी आईएनजी फॉर्म दोनों के बीच में नॉट लगा हुआ होता है। आप यहाँ देख सकते हो स्ट्रक्चर में वॉज वेयर हेल्पिंग वर्ब फिर नॉट फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आईएनजी लिखा है, ठीक है गाइज। तो उन दोनों के बीच आईएनजी लगा होता है और इसमें कौन सी फॉर्म यूज होती है, फर्स्ट फॉर्म। और इसका हम लोग का वाक्य का प्रारूप यानी इसका फॉर्मूला क्या है, सब्जेक्ट प्लस वॉज वेयर प्लस नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, ओके गाइज। तो आइए आगे देखते हैं। तो हमारे यहाँ पे गाइज दिया हुआ है एग्जाम्पल में, एक दिया हुआ है गाइज कि मेरा मित्र स्कूल नहीं जा रहा था। तो गाइज यहाँ पे हम लोग सबसे पहले सब्जेक्ट ले लेंगे। तो सब्जेक्ट क्या है, मेरा, तो मेरा मित्र, तो गाइज मेरा मित्र का हो जाएगा माई फ्रेंड, फिर वॉज की वेयर, तो गाइज यहाँ पे हम लोगों का सिंगुलर है, मेरा अपनी बात खो रही होती है यानी मेरा मित्र, तो सिंगुलर है तो वॉज लगेगा, माई फ्रेंड वॉज नॉट, फिर गो का गोइंग हो जाएगा, नॉट गोइंग टू स्कूल, ठीक है गाइज। नेक्स्ट है संदीप व दिनेश खेल नहीं खेल रहे थे, संदीप एंड दिनेश नॉट इंक्लूडिंग द स्पोर्ट, ठीक है गाइज। इंक्लूड का आईएनजी लगा दिए तो इंक्लूडिंग हो गया। आई गाइज नेक्स्ट देख लेते हैं, द चाइल्ड वॉज नॉट विपिंग बिटरली, मतलब कि विपिंग बिटरली यानी फूट कर रोना, तो इसका हो जाएगा कि बच्चे फूट कर नहीं रो रहा था, ठीक है गाइज। नेक्स्ट है यहाँ पे जैसे आई वॉज नॉट स्लीपिंग इन द क्लास, मैं क्लास में नहीं, सॉरी गाइज, मुझे क्लास में, क्योंकि यहाँ पे आई वॉज नॉट स्लीपिंग इन द क्लास यानी कि मुझे क्लास में नींद नहीं आ रही थी, ठीक है गाइज। अब नेक्स्ट यहाँ पे इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक वाक्य। आइए इसके कुछ हम लोग नियम देख लेते हैं। तो इसका नियम है, यदि प्रश्नवाचक वाक्य के प्रारंभ शब्द क्या है यानी व्हाट हो तो अंग्रेजी शब्द के अंग्रेजी अनुवाद करते समय क्या का अनुवाद करते समय वॉज वेयर का प्रयोग होता है, न कि व्हाट का, ठीक है गाइज। ये ध्यान रखिएगा, क्या हो तो व्हाट का नहीं यूज़ होता है, वॉज वेयर का यूज़ होता है यानी हेल्पिंग वर्ब का यूज़ होता है। वॉज या वेयर को कर्ता के अनुसार यानी फर्स्ट फॉर्म है तो क्या वॉज, सॉरी गाइज फर्स्ट फॉर्म है तो हाँ गाइज वॉज, और सॉरी गाइज सिंगुलर है तो वॉज और प्लूरल है तो वेयर।
को ही कर्ता के अनुसार सर्वप्रथम लिखते हैं। इसके बाद कर्ता तथा क्रिया की प्रथम अवस्था प्लस आईएनजी यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी का प्रयोग करते हैं। सेकेंड, यदि प्रश्न सूचक शब्द जैसे क्या, कब, कहाँ, कौन, कैसे, व्हाट, वाज, वेयर, यदि ये सब बीच में यानी वाक्य, कोई वाक्य है तुम कहाँ जा रहे हो तो कहाँ बीच में आ गया, तो अगर वो बीच में आता है तो अंग्रेजी अनुवाद करते समय सर्वप्रथम उसको लिखा जाता है। ठीक है गाइज, मतलब क्या कब को हम लोग वॉज वेयर लिखेंगे तो सबसे पहले वॉज वेयर लिखा जाता है। सॉरी गाइज, वॉज वेयर नहीं लिखा जाता है। अगर हम लोगों का स्टार्टिंग क्या से है तब वहाँ पे हम लोग वॉज वेयर लिखेंगे। अन्यथा अगर क्या कब बीच में आ रहा है तो उसको सबसे पहले वो वर्ड लिखेंगे यानी क्वेश्चन वर्ड उसको बोलते हैं। तो उस क्वेश्चन वर्ड को सबसे पहले लिखेंगे, उसकी इंग्लिश क्या की व्हाट, कब की व्हेन और कहाँ की वेयर। ठीक है गाइज, तो इस तरह कौन की हु, तो गाइज इसी तरह हम लोग लिख लेंगे। तो पहले उसको लिखेंगे, फिर उसके बाद से हेल्पिंग वर्ब, फिर उसके बाद से फर्स्ट फॉर्म ऑफ सब्जेक्ट, फिर उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है गाइस, यहाँ पे देख लेते हैं इसके स्ट्रक्चर को पहले। तो गाइस पहले हम लोग ये तीसरा देख लेते हैं। यदि प्रश्न वाक्य नेगेटिव हो तो नॉट कर्ता के बाद लगता है यानी सब्जेक्ट के बाद नॉट लग जाता है और पूर्ण विराम के स्थान पर प्रश्नवाचक चिन्ह लगता है। ये तो पता ही है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस चाहे वो पास्ट में हो, प्रेजेंट में हो, फ्यूचर में हो, वहाँ पे प्रश्न सूचक लग जाता है, प्रश्नवाचक चिन्ह लग जाता है। तो गाइज इसका रूल क्या होता है, यदि वाक्य के प्रारंभ में शब्द क्या हो तो उसका रूल होता है वॉज वेयर प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ठीक है गाइज, अगर क्वेश्चन वर्ड बीच में आता है, कब कहाँ अगर बीच में आता है वाक्य के, तो पहले क्वेश्चन वर्ड प्लस वॉज वेयर प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ठीक है गाइज, तो आइए कुछ इसके देख लेते हैं हम लोग एग्जाम्पल्स। तो गाइज यहाँ पे दिया हुआ है क्या गाय दूध दे रही थी, तो क्या का हो जाएगा गाइज, गाय क्या है सिंगुलर है तो गाइज यहाँ पे हम लोग का वॉज लगेगा। ठीक है, सब्जेक्ट देख के हम लोग वॉज वेयर में से चूज करते हैं यानी क्या के बाद क्या लगा है वो देखेंगे। अगर वो सिंगुलर होगा तो वॉज, अगर प्लूरल होगा तो वेयर। तो गाय यहाँ पे सिंगुलर है तो वॉज द काउ, और देने को क्या कहते हैं गिविंग, गिव, तो गिव के आगे आईएनजी लगा देंगे तो गिविंग मिल्क, वॉज द काउ गिविंग मिल्क। ठीक है गाइज, अब यहाँ पे मैं आपको एक बता देती हूँ क्वेश्चन वर्ड वाला। तो गाइज यहाँ पे जैसे दिया हुआ है तुम कल किसके साथ खेल रहे थे, तो तुम का हो जाएगा यू, और यू क्या हम लोग का प्लूरल में आता है, ये याद रखिएगा गाइज, यू हम लोगों को आता है हमेशा प्लूरल में। आई और यू का हमेशा जो फॉर्म होगा वो प्लूरल में होगा यानी वेयर होगा। ठीक है गाइज, तो यहाँ पे वेयर लगेगा, हु वेयर यू, प्ले का हो जाएगा प्लेइंग एस्टरडे। ठीक, तो हु वेयर प्लेइंग एस्टरडे। नेक्स्ट है हिंदी में अनुवाद, वॉज आई परचेजिंग अ कैमरा, तो वॉज क्या मैं मैंने एक कैमरा खरीद रहा था, क्या मैं एक कैमरा खरीद रहा था। ठीक है गाइज, सॉरी गाइज, यहाँ पे वॉज आई परचिंग अ कैमरा, क्या मैं एक कैमरा खरीद रहा था। और गाइज मैं आपको एक और बता देती हूँ क्वेश्चन वर्ड एक और बता देती हूँ। तो गाइज यहाँ पे दिया हुआ है जैसे कि आप वाई वेयर यू वेस्टिंग योर टाइम, तो आप अपना समय क्यों बर्बाद कर रहे हैं। ठीक है गाइज, तो आइए नेक्स्ट, तो हम लोग का नेक्स्ट है गाइज पास्ट परफेक्ट टेंस यानी कि पूर्ण भूतकाल, यानी कि इसमें कार्य जो होता है वो पूरा हो जाता है। ठीक है गाइज, तो आइए इसके बारे में जान लेते हैं। तो गाइज यहाँ पे पहले हम लोग इसकी पहचान देख लेते हैं। तो इसकी पहचान है पास्ट परफेक्ट टेंस वाक्य के अंत में चुका था, चुकी थी, गया था, गई, किया था, लिया था, ली थी और गए थे आदि शब्द आते हैं। ठीक है गाइज, तो अगर ये गाइज मतलब कि साधारण वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, नकारात्मक वाक्य तीनों में आते हैं यानी अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव तीनों में ये आते हैं। ठीक है, आप यहाँ देख सकते हैं किया है, यहाँ पे लिखा हुआ है किया है, किया, चुका था, चुकी थी, आया है गाइज, और यहाँ पे गए थे। तो ठीक है गाइज, तो इसी तरह इसके लास्ट में अफर्मेटिव, नेगेटिव सब में अगर वो प्रेजेंट परफेक्ट है, ठीक है गाइज, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यानी पूर्ण भूतकाल है तभी। ठीक है गाइज, तो आइए हम लोग आगे देख लेते हैं। सेकंड है गाइज इसका कि इनमें प्राय दो वाक्य एक साथ आते हैं, मतलब कि जैसे दो वाक्य एक साथ आते हैं, मतलब जैसे गाइज यहाँ पे दिया हुआ है
डॉक्टर ने अपने मरीज डॉक्टर के आने के पहले मरीज मर चुका था। गाइज यहाँ देखिए, डॉक्टर के आने और मरीज मर चुका था, 2 सेंटेंस है, ठीक है गाइज। और अध्यापक के कक्षा छोड़ने के बाद विद्यार्थी चले गए थे। गाइज यहाँ पे 2 शब्द 2 आपको दिख रहा होगा, ठीक है। तो प्राय हमेशा 2 वाक्य एक साथ आते हैं। एक कार्य दूसरे कार्य से पहले समाप्त हो जाता है, जैसे यहाँ पे दिया हुआ था गाइज कि डॉक्टर से आने के पहले मरीज मर चुका था, ठीक है गाइज। किंतु दोनों कार्य भूतकाल में ही समाप्त होते हैं, ठीक है गाइज। मतलब कि ये जो कार्य होते हैं भूतकाल में ही समाप्त होते हैं। देखिए, डॉक्टर के आने से पहले मतलब उनके आने के पहले मरीज मर चुका था, मतलब वो आए तब तक मरीज मर गया था, ठीक। नेक्स्ट है अनुवाद के नियम। साधारण वाक्यों में कर्ता के बाद हेड इसका क्या है गाइज, हेल्पिंग वर्ब है। हेड तथा क्रिया की थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगाते हैं पहले समाप्त होने वाले कार्य के अनुवाद करते समय। कार्य के अनुवाद में कर्ता के साथ हेड तथा क्रिया की थर्ड फॉर्म यानी थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब का प्रयोग किया जाता है, सॉरी गाइज, हाँ, किया जाता है। बाद में समाप्त होने वाले कार्यों के अनुवाद यानी कि पहले डॉक्टर आए, उसमें हम लोग हेड के बाद थर्ड फॉर्म यूज़ करेंगे। फिर बाद में मतलब उसके बाद होने वाले कार्यों के अनुवाद में क्रिया की सेकंड फॉर्म यानी उसकी सेकंड फॉर्म यूज़ की जाती है। पहले या पूर्व के लिए बिफोर का प्रयोग किया जाता है, ठीक है गाइज। डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था, आप यहाँ देख सकते हैं गाइज, यहाँ पे दिया हुआ है डॉक्टर के आने के पहले मरीज मर चुका था। तो इसके नीचे आप देख सकते हैं दिया हुआ है बाद में होने वाला कार्य, मतलब कि उनके आने के डॉक्टर के आने से पहले यानी वो आने वाले थे, तो ये बाद में होगा क्योंकि वो बाद में आएंगे ना, क्योंकि मरीज तो मर चुका है, तो ये पहले है। तो पास्ट परफेक्ट में हो जाएगा हेड प्लस थर्ड फॉर्म इसमें यूज़ होगा, मरीज मर चुका था। और पास्ट इंडेफिनिट में है क्योंकि ये अनिश्चित है कि वो भी आए हैं कि नहीं आए हैं, तो इसमें सेकेंड फॉर्म यूज होगा, ठीक है गाइस। तो द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर कम, ओके गाइस। तो नेक्स्ट है यदि वाक्य में पश्चात या बाद शब्द आए तो पहले समाप्त होने वाले कार्य के अनुवाद में क्रिया की सेकेंड फॉर्म तथा बाद में समाप्त होने वाले कार्य के अनुवाद में हेड के साथ क्रिया की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। पश्चात या बाद के लिए आफ्टर, ठीक है, पहले के लिए बिफोर और बाद के लिए आफ्टर शब्द का प्रयोग किया जाता है। जैसे अध्यापक के कक्षा छोड़ने के बाद आया, विद्यार्थी चले गए थे, तो पहले समाप्त होने वाला कार्य यानी कि ये पहले समाप्त हो गया, वो चले गए, फिर वो चले गए थे, तो ये बाद में समाप्त हुआ, ठीक है। तो ये पास्ट परफेक्ट हो गया और ये पास्ट इंडेफिनिट हो गया, ठीक। तो पास्ट इंडेफिनिट में कौन सा यूज होगा, सेकेंड फॉर्म, और पास्ट परफेक्ट में थर्ड फॉर्म, तो हेड प्लस थर्ड फॉर्म और सेकेंड फॉर्म। द स्टूडेंट्स वेंट, गाइज यहाँ देख सकते हैं वो क्या कहते हैं, पहले हम लोग का बाद में होने वाला समाप्त होने वाला कार्य पहले लिए हैं। द स्टूडेंट वेंट सेकेंड फॉर्म यूज हुई है। अवे आफ्टर बाद के लिए आफ्टर द टीचर हैड लेफ्ट द क्लास, ओके गाइज। नेक्स्ट है हम लोगों का इसका वाक्य प्रारूप देख लेते हैं। सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है गाइज। तो आइए इसका हम लोग एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। तो गाइज यहाँ पे एक्सरसाइज में दिया हुआ है लड़के मैच देख चुके थे, तो लड़के, तो द बॉयज हेड लगाएंगे, ठीक है गाइज, क्योंकि सब हम लोगों के रूल में दिया था। उसके बाद हेड सब्जेक्ट के बाद तो हेड, फिर थर्ड फॉर्म वॉच का थर्ड फॉर्म क्या होता है, वॉच्ड, देखने का हो जाएगा वॉच का थर्ड फॉर्म वॉच्ड द मैच, ठीक है गाइज। नेक्स्ट है आपने अपने भाई के आने से पहले मैं पत्र लिख चुका था, तो पहले आ गया गाइज, तो पहले के लिए क्या यूज होता है, बिफोर। तो यहाँ पे अपने के लिए आई यूज होगा, आई, फिर हम लोगों का हेल्पिंग वर्ब क्या है, हेड, आई हैड, और राइट का सेकेंड फॉर्म क्या होता है, राइटन। 1 मिनट गाइज, हाँ, राइटन, तो आई राइटन, 1 मिनट गाइज, ये तो राइटन, तो यहाँ पे राइटन होगा क्योंकि गाइज ये पहले इसमें अपने भाई से आने से पहले, तो आने वाला काम है, तो ये बाद में होगा, ठीक है गाइज। तो यहाँ पे पहले, उनके आने के पहले मैं पत्र लिख चुका था, तो गाइज यहाँ पहले वाला लेंगे, तो पहले वाला कार्य क्या है, मैं पत्र लिख चुका था, तो आई हैड राइटन और लेटर। फिर यहाँ पे पहले के लिए यूज होगा बिफोर माई ब्रदर अराइव्ड का थर्ड फॉर्म होता है अराइव्ड मतलब होना आना, ठीक है गाइज। तो नेक्स्ट हम लोग का हिंदी अनुवाद करना है। शिवांगी हैड संग दिस स्वीट सॉन्ग एट सम अदर प्लेस, शिवानी ने ये मधुर गीत
किसी और जगह गाया था। ठीक है गाइस। नेक्स्ट है आई हैड रीच द क्लास बिफोर द टीचर कम। मैं अध्यापक के आने से पहले कक्षा में पहुंच गया था। ठीक है गाइस। नेक्स्ट हम लोग आते हैं नेगेटिव सेंटेंस पे। तो गाइस नेगेटिव सेंटेंस का हम लोगों का अनुवाद का नियम क्या होता है? साधारण वाक्यों में हेड के बाद तथा क्रिया की थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब से पहले नॉट का प्रयोग किया जाता है। ठीक है गाइस। दो कार्यों वाले वाक्यों में सदैव पहला का वाक्य निगेटिव बनता है। ठीक है गाइस। अगर कहीं भी दो वाक्य हो, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कैसे दो वाक्य, जैसे मैं अध्यापक के आने से पहले कक्षा में नहीं पहुंचा था, तो नहीं लग गया, तो जो काम पहले नहीं हुआ है वो पहले आएगा, जिसमें निगेटिव जो है वो सबसे पहले बनेगा, फिर उसके बाद दूसरा बनेगा। तो पहला या पूर्व वाक्यों में हेड नॉट के बाद क्रिया की थर्ड फॉर्म का यूज होता है, पहले या पूर्व वाक्यों में। ठीक है। और पश्चात या बाद के लिए डिड नॉट। ठीक है। हेड और डिड किसके साथ लगेगा आपको पता चल गया, डिड नॉट तथा क्रिया की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होगा। ठीक है। तो यहाँ पे दिया हुआ है सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस नॉट प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है। तो जैसे यहाँ लिखा हुआ है गाइस, आप देख सकते हो, सूर्य निकलने से पहले यात्री अपनी यात्रा प्रारंभ नहीं कर चुके थे। तो गाइस यहाँ पहले क्या है, सूर्य निकलने वाला काम, तो सबसे पहले हम लोग क्या ले लेंगे, जो जिसमें नहीं लगा, यानी अपनी यात्रा प्रारंभ नहीं कर चुके थे। तो इसका क्या हो जाएगा, ट्रैवल्स। तो गाइस यहाँ पे थर्ड फॉर्म हो जाएगा ट्रैवल का, ट्रैवल्स डिड नॉट यूज करेंगे, क्योंकि गाइस यहाँ पे क्या हम लोगों का है, पूर्व पहले होने वाले काम में हेड नॉट, तो ये बाद में होने वाला काम है, तो हम लोग पहले ये कर लेंगे। आई डिड ट्रैवल्स डिड नॉट बिगिन द जर्नी, मतलब अपनी जर्नी नहीं शुरू किए थे बिफोर द सन सेट। ठीक है गाइस। तो नेक्स्ट हम लोगों का है तुम्हारे आने से पूर्व रेखा सो नहीं चुकी थी। तो गाइस यहाँ पे हो जाएगा रेखा हैड नॉट स्लीप्ड बिफोर यू अराइव्ड। ओके गाइस। तो नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं कुछ हिंदी में अनुवाद। द बॉयज हैड नॉट गोन अवे बिफोर फादर कम। पिता के आने से पहले लड़के नहीं गए थे। ठीक है। तो नेक्स्ट है हम लोगों का आई हैड नॉट रिसीव्ड योर बुक टिल नाउ। मुझे अब तक आपकी किताब नहीं मिली थी। ठीक है गाइस। तो नेक्स्ट है यहाँ पे इंट्रोगेटिव सेंटेंस का क्या रूल होता है, आइए देख लेते हैं। अनुवाद के नियम, यदि वाक्यों के प्रारंभ में क्या शब्द आया तो पहले वाक्य इंट्रोगेटिव बनता है। समय यानी टेंस के अनुसार कर्ता से पहले डिड या हेड लगाते हैं। ठीक है गाइस। तो कर्ता के अनुसार, यानी कि कर्ता अगर सिंगुलर हो तो क्या लगेगा और प्लूरल हो तो क्या लगेगा, ये मैं आपको भी बताती हूँ। ठीक है गाइस। तो यदि पहला वाक्य पास्ट इंडेफिनिट का है तो कर्ता से पहले डिड लगता है। ठीक है गाइस। यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ है डिड लगता है तथा क्रिया की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। यदि पहला वाक्य पास्ट परफेक्ट का होता है तो वाक्य में कर्ता से पूर्व हेड का प्रयोग करते हैं, यानी सब्जेक्ट से पहले हेड का प्रयोग करते हैं। और अगर पास्ट इंडेफिनिट में होता है यानी अनिश्चित होता है तो डिड का प्रयोग करते हैं। ठीक है गाइस। और यदि प्रश्नवाचक शब्द यानी क्वेश्चन वर्ड जैसे कब, क्यों, कहाँ, कैसे, क्या आदि शब्द बीच में आते हैं वाक्य के। ठीक है। तो सर्वप्रथम इन शब्दों की अंग्रेजी लिखी जाती है, यानी व्हाट, व्हाई, वेयर, ये। ठीक है गाइस। तो उसके बाद नेक्स्ट है प्रश्नवाचक। वाक्यों के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया जाता है गाइस, ये सबको पता होगा। ठीक है। आइए वाक्य का प्रारूप देख लेते हैं। यदि वाक्य का प्रारंभ क्या से हुआ हो तो हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क लगता है। ठीक है। यदि शब्द तथा नहीं वाक्य के बीच में हो तो क्वेश्चन वर्ड प्लस हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क लगता है। ठीक है गाइस। तो आइए इसके कुछ एक्सरसाइज देख लेते हैं। क्या सूर्य निकलने से पहले पक्षी नहीं उड़े थे? तो डिड नॉट द बर्ड्स फ्लाई बिफोर द सन वेंट आउट। ठीक है गाइस। यानी सनराइज, सूर्य निकलने से पहले पक्षी नहीं उड़े थे, तो डिड नॉट द बर्ड्स फ्लाई बिफोर द सनराइज। ठीक है गाइस। नेक्स्ट है हम लोगों का एक और मैं आपको बताती हूँ जो कि बीच में आया हुआ। तो यहाँ पे लिखा हुआ है सिनेमा आरंभ होने से पूर्व रेखा सिनेमा घर कैसे पहुँची, कैसे आया है बीच में। ठीक है गाइस। तो यहाँ पे होगा हाउ डिड रेखा रिच थिएटर बिफोर द सिनेमा स्टार्टेड। ठीक है गाइस। तो नेक्स्ट हम लोगों का है इंग्लिश में हैड ही नॉट कम
टू होम यस्टरडे, क्या वह घर पर रहने के लिए नहीं आया था। ठीक है गाइस, क्या वह घर पर रहने के लिए कल नहीं आया था। वाई हैड यू नॉट वॉन द क्लॉथ बिफोर यू एट द फूड। ठीक है गाइस, तो नेक्स्ट है हम लोग का, इसका हिंदी होगा खाना खाने से पहले आप कपड़े क्यों नहीं पहनते हैं। ठीक है गाइस, तो हम लोग आ गए हैं पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस पे। ठीक है गाइस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, हैड बीन। ठीक है गाइस, तो आइए इसका अफर्मेटिव देख लेते हैं। तो इसका अफर्मेटिव का फॉर्मूला होता है गाइस, सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस और फॉर प्लस टाइम। गाइस मैंने आपको बताया है सिंस किसके साथ और फॉर किसके साथ। ठीक है गाइस, तो फॉर ऐसे वाक्यों के साथ जिसमें समय निश्चित ना हो और सिंस ऐसे वाक्यों के साथ जिसमें समय निश्चित हो। ठीक है गाइस, तो आइए इसके एग्जांपल देख लेते हैं। सीमा सुबह से अपनी गुड़िया से खेल रही थी। सीमा हैड बीन प्लेइंग विथ हर डॉल्स सिंस मॉर्निंग। इसमें पता है कि हाँ वो आज बोला जा रहा है ना, आज सुबह से खेल रही थी। ठीक है गाइस, तो नेक्स्ट है हम लोगों का, वे मेरा 5 घंटे से इंतज़ार कर रहे थे। गाइस यहाँ कंफर्म नहीं कौन से 5 घंटे। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे दे हैड बीन वेटिंग फॉर मी फॉर 5 आवर। ठीक है गाइस, तो नेक्स्ट हम लोगों का है नेगेटिव सेंटेंस। तो गाइस नेगेटिव सेंटेंस का क्या होता है फॉर्मूला स्ट्रक्चर, तो आइए देख लेते हैं। पहले इसमें सब्जेक्ट आता है, फिर हैड आता है, फिर नॉट आता है, फिर बीन आता है। गाइस देखिए नेगेटिव में हैड और बीन के बीच में नॉट आता है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम। ठीक है गाइस, तो आइए इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। वह 2 दिन से पढ़ नहीं रही थी। शी हैड नॉट बीन रीडिंग फॉर 2 days। कौन से 2 दिन हमें नहीं पता है, इसलिए फॉर और हैड बीन के बीच में नॉट। ठीक है, तो यहाँ पे और एग्जांपल है, राहुल मुझे 2 सालों से नहीं पढ़ा रहा था। राहुल हैड फिर नॉट बीन टीचिंग मी फॉर 2 years। ठीक है गाइस, फिर नेक्स्ट है इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव में 2 सिचुएशन होती है, कौन कौन सी, सिचुएशन ए सिचुएशन बी, यानी इंट्रोगेटिव डबल इंट्रोगेटिव जैसे हम लोग बोलते हैं। तो यहाँ पे फॉर्मूला इसका होता है हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सॉरी गाइस यहाँ 2 बार ऑब्जेक्ट हो गया, ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम प्लस क्वेश्चन मार्क। ठीक है गाइस, क्वेश्चन मार्क जरूरी होता है। क्या वह 3 घंटे से आप अपना काम कर रहा था। हैड ही बीन डूइंग हिज वर्क फॉर 3 hours। ठीक है गाइस, क्या वे कई सालों से मेरी मदद नहीं कर रहे थे। हैड दे नॉट बीन हेल्पिंग मी फॉर मैनी ईयर। ठीक है गाइस, तो नेक्स्ट है डबल इंट्रोगेटिव। इसका फॉर्मूला क्या होता है गाइस, सब वही रहता है इंट्रोगेटिव की तरह, बस आगे क्वेश्चन वर्ड लग जाता है जिसे हम लोग डब्ल्यूएच फैमिली भी बोलते हैं। डब्ल्यूएच फैमिली प्लस हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम प्लस क्वेश्चन मार्क। इसका एक एग्जाम्पल है, कितने खिलाड़ी सुबह से मैच खेल रहे थे। हाउ मैनी प्लेयर्स हैड बीन प्लेइंग द मैच सिंस मॉर्निंग। ठीक है गाइज, तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। तो सिंस किसके साथ, फॉर किसके साथ, और यहाँ पे कैसे ट्रांसलेट हुआ ये भी। तो गाइज आप घर पे बैठ के बहुत सारे सेंटेंस बढ़ा के ट्रांसलेट करिए रूल के हिसाब से। और गाइज अगर अभी तक आप मेरे से जुड़े हुए हो गाइज तो प्लीज़ एक लाइक तो बनता है गाइज, प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा और सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। और अगर अभी तक आपने इसका फर्स्ट सेकंड पार्ट नहीं दिखा है तो देख लीजिए और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि मेरे आने वाले 4th पार्ट की नोटिफिकेशन आपको मिल सके, जिसमें मैं फ्यूचर टेंस के बारे में बताऊंगी, फिर हमारा टेंस पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ओके गाइज, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। एंड गाइज मेरा एक और चैनल है जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, उसको भी आप जाएँ और उसको भी सब्सक्राइब करें, उसके वीडियोज़ को देखें, अगर अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर करें। ओके गाइज, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। ओके गाइज, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी। गाइज कोरोना वायरस है, सो प्लीज़ स्टे होम एंड वॉच माई वीडियोज़। ठीक है गाइज, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और मास्क लगाना मत भूलें। बाय गाइज, स्टे होम।